जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है बहादुर लोधी और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं फ्री एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लास्ट 12 मंथ के करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट 100 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और दोस्तों इस वीडियो लेक्चर में हमने जितने भी क्वेश्चन को ऐड किया है सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। और दोस्तों हमेशा की तरह सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस करेंगे, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। तो आइए दोस्तों बिना किसी देरी की शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। और नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, तेलंगाना राज्य के नए मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं। तो दोस्तों तेलंगाना में अभी इलेक्शन हुआ और तेलंगाना के न्यू सीएम बन गए हैं रेवंत रेड्डी। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम डिटेल से क्वेश्चन को समझ लेते हैं। अभी यानी कि 2023 में 5 राज्यों में इलेक्शन हुए हैं और 5 राज्यों में से 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार बन गई है। 3 राज्यों में कौन कौन से? एक तो मध्य प्रदेश, दूसरा छत्तीसगढ़ और तीसरा राजस्थान। और वहीं हम बात करें मिजोरम में, तो मिजोरम में जेडपीएम यानी कि जोरम पीपल्स मूवमेंट, और वहीं तेलंगाना में कांग्रेस को बहुमत मिला है। हम तेलंगाना की बात कर रहे हैं तो तेलंगाना में विधानसभा की कुल सीटें हैं 119 और 119 सीटों में से कांग्रेस को 64 सीट मिली हैं। वीआरएस यानी कि भारत राष्ट्र समिति को 39 सीट मिली हैं और भाजपा को 8 सीट मिली हैं। ठीक है। और पहले तेलंगाना में के सीएम कौन थे? तो के चंद्रशेखर राव थे, बीआरएस पार्टी से थे ये। ठीक है, बीआरएस पार्टी, इसका पुराना नाम टीआरएस यानी कि तेलंगाना राष्ट्र समिति है। अभी इसका नाम बदल के बीआरएस हुआ है। ठीक है। और कांग्रेस की सरकार तेलंगाना में बन गई है। ठीक है, तेलंगाना के जो न्यू सीएम हैं वो रेवंत रेड्डी बन गए हैं। और यहाँ के गवर्नर कौन है? तो तमिलसाई सौंदरराजन यहाँ के गवर्नर हैं। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। आइए नंबर सेकंड क्वेश्चन की बात करें। हाल ही में दुनिया के 8वें अजूबे के रूप में किसे मान्यता दी गई? 8वें अजूबे यानी कि जो 8th वंडर ऑफ वर्ल्ड है, ये मान्यता दी गई है अंकोर वाट मंदिर को। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम और डिटेल से क्वेश्चन को समझ लेते हैं। तो कंबोडिया के प्राचीन अंकोर वाट मंदिर को दुनिया के 8वें अजूबे के रूप में घोषित किया गया है। ये जो मंदिर है कंबोडिया देश में मीकांग नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, और ये जो मंदिर है ना, ये भगवान विष्णु जी का मंदिर है। इसका निर्माण किसने करवाया था? क्योंकि निर्माणकर्ता हमेशा पूछा जाता है, राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने इसका निर्माण करवाया था। ये दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है। अब चूंकि दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है, ये कितने एकड़ क्षेत्रफल में फैला हुआ है? 500 एकड़ क्षेत्रफल में अंकोर वाट मंदिर फैला हुआ है। ठीक है, और किस देश में है ये? कंबोडिया देश में। और पूछा जाता है किस नदी के किनारे? तो मीकांक नदी के किनारे ये मंदिर स्थित है, भगवान विष्णु जी का मंदिर है। और इसी क्रम में एक और क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा। हाल ही में वैज्ञानिकों ने दुनिया के 8वें महाद्वीप का नक्शा जारी किया है। इसका नाम क्या है? 8वें महाद्वीप का नाम क्या है? फटाफट से बताइए। तो दोस्तों हाल ही में वैज्ञानिकों ने दुनिया के 8वें महाद्वीप की खोज करी है। ठीक है, और मैप जारी किया है। इस महाद्वीप का नाम क्या रखा गया है? जीलैंडिया इस महाद्वीप का नाम रखा गया है। ठीक है, और हम बात करें जीलैंडिया जो महाद्वीप है, इसका 94% भाग पानी से घिरा हुआ है। ओके, याद रखना 8वें महाद्वीप और 8वें अजूबे को। अब बताओ चुनाव आयोग का नेशनल आइकन किसे बनाया गया है? तो अभिनेता राजकुमार राव के लिए चुनाव आयोग का नेशनल आइकन बनाया गया है। वहीं हम बात करें चुनाव आयोग की, तो चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। इसलिए 25 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? नेशनल वोटर्स डे मनाते हैं, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। ओके, और प्रथम चुनाव आयुक्त पूछा जाता है, कौन बनाए गए थे? सुकुमार सेन बनाए गए थे प्रथम चुनाव आयुक्त। ठीक है, और वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो राजीव कुमार वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। आइए नेक्स्ट वन की हम बात करें। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने देश का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज किस बॉर्डर पर फहराया है? तो दोस्तों याद रखना, देश का सबसे ऊंचा राष्ट्र ध्वज किसने फहराया है? नितिन गडकरी ने। ठीक है, ये कौन है? केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं। ठीक है, और देश का सबसे ऊंचा राष्ट्र ध्वज इन्होंने फहराया है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 418 फीट इस ध्वज की ऊंचाई है।
ओके। और हम बात करें कि ये किस बॉर्डर पर फहराया गया है, तो अटारी बाघा बॉर्डर पर ये फहराया गया है। ठीक है, ये बॉर्डर कहाँ पर है, तो भारत पाक की सीमा के बीच में ये स्थित है। ठीक है, और हम बात करें कहाँ पर, तो पंजाब के अमृतसर में स्थित है ये बॉर्डर। ओके। इसी क्रम में एक और क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा, गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्वोत्तर के सबसे ऊंचे तिरंगे का अनावरण मणिपुर के किस जिले में किया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मणिपुर के मोइरांग जिले में। ठीक है, अभी हमने देश का सबसे ऊंचा तिरंगे की बात करी जो कि नितिन गडकरी ने फहराया था। अब हम बात कर रहे हैं पूर्वोत्तर के सबसे ऊंचे तिरंगे की। ये किसने फहराया है, तो गृह मंत्री अमित शाह ने फहराया है। डिटेल से समझ लेते हैं। अमित शाह ने 6 जनवरी 2023 को मणिपुर के मोइरांग जिले में स्थित आज़ाद हिंद फौज मुख्यालय पर 165 फीट ऊंचे तिरंगे का अनावरण किया है, जो कि पूरे नॉर्थ ईस्ट में सबसे ऊंचा राष्ट्र ध्वज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने किस भारतीय गांव को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया है। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव किसको घोषित किया गया है, धोर्डो गांव के लिए घोषित किया गया है। और ये जो धोर्डो गांव है ये किस राज्य का गांव है, तो दोस्तों याद रखना ये गुजरात राज्य का गांव है। और यदि आपसे पूछा जाए गुजरात के किस जिले का ये गांव है, तो कच्छ जिले का गांव है और इसको दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया गया है। और इसी क्रम में आपके एग्जाम में एक और क्वेश्चन बनेगा, किस राज्य का विश्वनाथ घाट गांव 2023 में भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव बना है। अब भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की बात कर लेते हैं, तो विश्वनाथ घाट गांव बना है। ठीक है, और ये गांव कहाँ पर स्थित है, किस राज्य में, तो ये असम राज्य में स्थित है। ठीक है, और इस गांव को गुप्त काशी, क्या गुप्त काशी के नाम से भी जाना जाता है। ओके। नेक्स्ट वन की हम बात करें, भारत के पहले गांव के नाम से किस गांव को जाना जाएगा। भारत के पहले गांव के नाम से जाना जाएगा दोस्तों माड़ा गांव के लिए। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये जो माड़ा गांव है ये किस राज्य में स्थित है, तो ये उत्तराखंड राज्य में। ठीक है, और उत्तराखंड के चमोली जिले में ये गांव स्थित है और माड़ा गांव को भारत के पहले गांव के रूप में जाना जाएगा। और इसी क्रम में एक और क्वेश्चन है, प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करने की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है। प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करने की घोषणा करने वाला पहला राज्य जो है ये उत्तराखंड बना है। कौन सा, उत्तराखंड। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक्चुअल में दोस्तों जो संस्कृत है ये उत्तराखंड की दूसरी आधिकारिक भाषा है। ठीक है, दूसरी आधिकारिक भाषा कौन सी है, संस्कृत उत्तराखंड की। और जो पहली आधिकारिक भाषा है उत्तराखंड की ये हिंदी है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तुर्की की सबसे ऊंची चोटी माउंट अरारत को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतारोही कौन बनी है। आप लोगों को भी आंसर लगाना है फटाफट से, और वीडियो के लास्ट में अपना स्कोर भी तो शेयर करना है कि आपने 100 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन के सही आंसर दिए हैं। तो एज अ टेस्ट आप आकलन भी कर सकते हैं कि आपको कितना करंट अफेयर्स आ रहा है। तो माउंट अरारत को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतारोही जो है ये बन गई हैं लक्ष्मी झा। ठीक है, और लक्ष्मी झा की बात करें ये किस राज्य से बिलोंग करती हैं, तो ये बिहार राज्य से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2023 यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या रही है, तो इसमें भारत 111वें स्थान पर रहा है। हम डिटेल की बात करें तो आयरिश एजेंसी है कंसर्न वर्ल्ड लाइफ और जर्मन संगठन है वेल्ट हंगर हेल्प, इनने संयुक्त रूप से ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 जारी किया है। इस इंडेक्स के जरिए दुनिया में भूख और कुपोषण पर नज़र रखी जाती है। ठीक है, भारत इस इंडेक्स में 125 देशों में से 111वें स्थान पर रहा है। 2022 में भारत 107वें स्थान पर था। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो आईसीसी पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया देश ने। ठीक है, और अपने देश भारत को 6 विकेट से हराकर आईसीसी पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 जीत लिया। क्रिकेट वर्ल्ड कप बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए वर्ल्ड कप से बनने वाले सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेते हैं। आयोजन
भारत में किया गया, 13वां संस्करण खेला गया। इसका शुभंकर विलेज और टोंक को बनाया गया। एथम सॉन्ग दिल जश्न बोले, ठीक है, और इस सॉन्ग के कंपोजर कौन थे? प्रीतम। विजेता टीम रही है ऑस्ट्रेलिया, और हम बात करें कौन सी बार, तो 6वीं बार विजेता टीम रही है ऑस्ट्रेलिया विजेता है, और इस टीम के कप्तान है पैट कमिंस। भारत की जो टीम है ये उप विजेता रही है, और इसके कप्तान कौन है? रोहित शर्मा। और हम बात करें कि वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड दिया गया विराट कोहली को, और प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल का जो अवार्ड है ये ट्रेविस हेड को दिया गया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। और बात करें गोल्डन बैट अवार्ड, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। गोल्डन बैट अवार्ड किसको दिया जाता है? तो मोस्ट रन बनाने वाले प्लेयर्स को दिया जाता है। विराट कोहली को दिया गया है, इन्होंने पूरे वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा 765 रन बनाए हैं, ठीक है। गोल्डन बॉल अवार्ड दिया जाता है मोस्ट विकेट लेने वाले प्लेयर को, ठीक है। तो ये मोहम्मद शमी को दिया गया है अपने देश के, इन्होंने पूरे वर्ल्ड कप में 24 विकेट लिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पुरुष क्रिकेट एशिया कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? पुरुष क्रिकेट एशिया कप की हम बात कर लेते हैं, तो ये किसने जीता है एशिया कप? अपने देश भारत ने जीता है, ठीक है। डिटेल से क्वेश्चन को समझ लेते हैं। तो भारत ने श्रीलंका को फाइनल मैच में 10 विकेट से हराकर एशिया कप 2023 का खिताब अपने नाम कर लिया। एशिया कप में एशिया की टीमें ही शामिल होती हैं, ठीक है। आयोजन श्रीलंका और पाकिस्तान में किया गया। कौन सा संस्करण खेला गया? 16वां संस्करण, ठीक है। विजेता टीम भारत है, भारत के कप्तान रोहित शर्मा, और विजेता टीम श्रीलंका है, इसके कप्तान दासुन सनाका हैं। और इसमें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जो है ये कुलदीप यादव को दिया गया, और प्लेयर ऑफ द फाइनल मैच ये मोहम्मद सिराज को दिया गया अपने देश भारत के। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है। यदि आप करंट अफेयर्स को बिल्कुल डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं, मंथली वाइज करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं, करंट अफेयर्स को बिल्कुल आसान भाषा में पढ़ना चाहते हैं, जिस प्रकार से हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो हमारी करंट अफेयर्स की अपडेट ई बुक लॉन्च हो गई है। और इसी क्रम में हमारी स्टैटिक जीके की रामबाण ई बुक लॉन्च हो गई है, साइंस की ई बुक लॉन्च हो गई है, और इन तीनों ई बुक का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं गारंटी से बोल सकता हूं, अपनी स्टडी को मजबूत करने के लिए आप हमारी ई बुक को जरूर परचेस करें, आप एग्जाम में बहुत ही अच्छा स्कोर करके आएंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? तो दोस्तों भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं हीरालाल सामरिया। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और हम बात करिए किस राज्य से बिलोंग करते हैं, तो ये राजस्थान राज्य से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट वन की हम बात करें, देश की प्रमुख समाचार एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी कि पीटीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बन गए हैं KN शांत कुमार। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पीटीआई की बात करें तो फुल फॉर्म प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया होता है, और ये देश की सबसे बड़ी और पुरानी प्राइवेट न्यूज एजेंसी है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1947 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अमेरिकी इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला का नया CFO बनाया गया है? तो दोस्तों टेस्ला का नया CFO भारतीय मूल के किसी व्यक्ति को बनाया गया है। इनका नाम बताइए फटाफट से। इनका नाम है वैभव तनेजा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश का नाम है फातिमा बीबी, ठीक है, और इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। इसके बारे में सभी फैक्टों को हम जान लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश का नाम क्या? फातिमा बीबी, और इनका निधन हुआ है 23 नवंबर 2023 को 96 वर्ष की आयु में। इनका जन्म हुआ था 30 अप्रैल 1927 को, और केरला के पथानामथिट्टा में इनका जन्म हुआ था। इनका पूरा नाम की बात करें कि इनका पूरा नाम क्या था? मीरा साहब फातिमा बीबी, ठीक है, और ये तमिलनाडु की राज्यपाल भी रह चुकी हैं, और सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज ये बनी थी 1989 में, और 1989 से 1992 तक इनका कार्यकाल रहा। और ये भारत के आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण की पहली महिला सदस्य भी बनी थी, ठीक है। तो फातिमा बीबी के बारे में ये सारी बातें आपको याद रखना है। इसी क्रम में एक और फेमस पर्सनालिटी का निधन हुआ है, डॉक्टर MS स्वामीनाथन का। तो आपको बताना है 28 सितंबर 2023 को कितने वर्ष की आयु में
डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन का निधन हो गया है। इनका निधन हुआ है 98 वर्ष की आयु में। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चूंकि ये भी फेमस पर्सनालिटी हैं इसलिए सारे फैक्टों को हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जाएगा, एम.एस. स्वामीनाथन कौन थे? तो ये भारतीय कृषि विज्ञानी थे और 28 सितंबर 2023 को चेन्नई में 98 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। ठीक है, इनको ही भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनका जन्म हुआ था कुंभकोणम तमिलनाडु में और पूरा नाम क्या है? तो मनकोम्बू संबशिवन स्वामीनाथन इनका पूरा नाम है। ठीक है, इनको राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया गया 2007 में। और इनको कौन कौन से पुरस्कार मिल चुके हैं? तो इनको 1967 में पद्मश्री, 1972 में पद्म भूषण, 1989 में पद्म विभूषण और 1971 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया। ठीक है, और इनको पहली बार विश्व खाद्य पुरस्कार दिया गया था। देखिए, विश्व खाद्य पुरस्कार की स्थापना करी गई थी 1986 में। ठीक है, और पहली बार ये विश्व खाद्य पुरस्कार दिया गया था स्वामीनाथन को 1987 में। सारे फैक्ट आपको याद रखना है। अब बताइए किस भारतीय को नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? किसको दिया गया? तो ये स्वाति नायक को दिया गया। ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? उड़ीसा से। ठीक है, क्यों दिया गया? तो कृषि और खाद्य उत्पादन के क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान के लिए दिया गया है। अब बताइए, महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ वननेस, इसको एकात्मकता की प्रतिमा कहते हैं। इसका अनावरण कहाँ पर किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर में। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और उद्घाटन किसने किया है? तो शिवराज सिंह चौहान, जो कि मध्य प्रदेश के अभी तो सीएम है। ठीक है, कल शपथ कौन लेते हैं? यदि आप शपथ के बाद वीडियो देख रहे हैं तो आप हमें बताएं कि किसने शपथ ली है एमपी के सीएम के रूप में। ओके, अब बताइए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वर्तमान सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए किस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है? वर्तमान में जो सुरक्षा चुनौतियां हैं उनसे निपटने के लिए रक्षा मंत्री जी ने प्रोजेक्ट उद्भव को लॉन्च किया है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, प्रोजेक्ट उद्भव। सारे फैक्टों को हम जान लेते हैं। तो वर्तमान में जो सुरक्षा चुनौतियां हैं उनसे निपटने के लिए प्राचीन ज्ञान, जैसे प्राचीन ज्ञान में जो युद्ध कला होती थी पुराने जमाने में, ठीक है, कूटनीति और भव्य रणनीति को भारतीय ग्रंथों से प्राप्त करके और आधुनिक सैन्य तरीकों के साथ में मिश्रित करने की भारतीय सेना की एक पहल है प्रोजेक्ट उद्भव। ठीक है, और इसका उद्घाटन किसने किया है? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसका उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने आयुष्मान भवा अभियान का शुभारंभ किया है? आयुष्मान भवा अभियान का शुभारंभ किया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इसका उद्देश्य क्या है? तो आयुष्मान कार्ड प्रदान करना, आभा आईडी उपलब्ध कराना और स्वास्थ्य से जुड़े जितने भी मतलब महत्वपूर्ण योजनाएं चल रही हैं उनके बारे में अवेयर करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। अब बताओ, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, फिनलैंड। ठीक है, हम डिटेल की बात कर लेते हैं। तो यूनाइटेड नेशंस के सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क के द्वारा वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जारी किया गया और इसमें फिनलैंड लगातार छठे साल दुनिया का सबसे खुशहाल देश है। और हम बात करें भारत कौन से स्थान पर है? तो 126वें स्थान पर है। मैंने बताया फिनलैंड टॉप पर है, डेनमार्क दूसरे स्थान पर है और आइसलैंड जो है ये तीसरे स्थान पर है। और इसी क्रम में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत की रैंकिंग बताइए फटाफट से। तो इसमें अपना देश भारत 161वें स्थान पर है। ठीक है, तो दोस्तों जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक है ये रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी किया जाता है और मीडिया की स्वतंत्रता के मामले में 180 देशों में से अपना देश भारत 161वें स्थान पर है। वहीं 2022 में 150वें स्थान पर था। और अंतिम पायदान पर कौन है? उत्तर कोरिया। पहले स्थान पर नॉर्वे है, दूसरे पर आयरलैंड है और तीसरे पर डेनमार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 यानी कि टेररिज्म इंडेक्स की हम बात करें तो इसके अनुसार भारत आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में किस स्थान पर है? करेक्ट आंसर हो जाएगा अपन आतंकवाद से प्रभावित देशों में 13वें स्थान पर हैं। डिटेल की बात करें
तो वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 के अनुसार आतंकवाद प्रभावित देशों में अफगानिस्तान पहले पायदान पर, पड़ोसी देश जो पाकिस्तान है ये छठे पायदान पर, अपना देश भारत 13वें पायदान पर। और इसको कौन जारी करता है? तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, ऑस्ट्रेलिया की संस्था के द्वारा ये जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की हम बात कर रहे हैं, ये दिया गया है जॉर्जी गोस्पिनरोव के लिए। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और डिटेल की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार बुल्गारिया के लेखक जॉर्जी गोस्पिनरोव के लिए दिया गया और इनके उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए दिया गया। ठीक है, 2022 वाला अपने देश की गीतांजलि श्री को दिया गया था। ठीक है, इनकी पुस्तक रेत का मकबरा यानी कि टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए दिया गया था। अच्छा, ये तो हमने बात करी अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की। इसी क्रम में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, बुकर पुरस्कार। बुकर पुरस्कार बिल्कुल अलग है। तो बुकर पुरस्कार 2023 दिया गया है पॉल लिंच को। आपको ये बताना है कि ये जो पॉल लिंच हैं इनका संबंध किस देश से है, फटाफट से बताइए। इनका संबंध है आयरलैंड देश से। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों बुकर पुरस्कार 2023 पॉल लिंच को दिया गया। ठीक है, और इनके उपन्यास पैगंबर सॉन्ग के लिए दिया गया। इनका संबंध आयरलैंड से है। और वहीं 2022 का जो बुकर पुरस्कार है ये सेहन करुणा तिलक को दिया गया था और इनके उपन्यास दी सेवन मून ऑफ माली अल्मेडा के लिए, और इनका संबंध श्रीलंका देश से था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गणित में ब्रेकथ्रू पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो गणित में ब्रेकथ्रू पुरस्कार डैनियल स्पीलमैन के लिए दिया गया है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो हम बात करें गणित में ब्रेकथ्रू पुरस्कार डैनियल स्पीलमैन को दिया गया और इनको सैद्धांतिक कंप्यूटर विज्ञान और गणित में उनके योगदान के लिए दिया गया। और दोस्तों ये जो ब्रेकथ्रू पुरस्कार है ना, इस पुरस्कार को ऑस्कर ऑफ साइंस के नाम से भी जाना जाता है। अब इसी क्रम में हम बात करें कि गणित के क्षेत्र में एक और प्रतिष्ठित अवार्ड दिया जाता है, एबेल अवार्ड। ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एबेल अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? गणित में। ठीक है, और ये अभी इस साल किसको दिया गया है? तो ये लुइस कैफरेली को दिया गया है। ठीक है, अमेरिकी गणितज्ञ लुइस कैफरेली के लिए एबेल अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। ठीक है, और एबेल अवार्ड जो है दुनिया में गणित का एक प्रतिष्ठित अवार्ड है और इसको गणित का नोबेल प्राइज कहा जाता है। ठीक है, इसकी शुरुआत नॉर्वे की सरकार ने करी थी 2001 में। ठीक है, और पहली बार ये 2003 में दिया गया था जेएन पेरी के लिए। ठीक है, और 2022 वाला किसको? डेनिस सुलिवन को। ये भी अमेरिकी गणितज्ञ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 के विजेता का नाम बताइए। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये दिया गया है कल्याणपुरी राधा कृष्ण राव के लिए। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम बात करें कल्याणपुरी राधा कृष्ण राव एक भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ और सांख्यिकीविद हैं और अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार ये 2016 में स्थापित किया गया। ठीक है, और ये पुरस्कार हर 2 साल में किसी एक व्यक्ति या फिर टीम को दिया जाता है। ये पुरस्कार सांख्यिकी का उपयोग करके साइंस, टेक्नोलॉजी और मानव कल्याण में योगदान देने वाले व्यक्तियों को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, ठीक है, 2023 में किस भारतीय को ये दिया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों डॉक्टर रवि कन्नन आर के लिए। वैसे तो रेमन मैग्सेसे अवार्ड इस साल 4 व्यक्तियों को दिया गया। हम कंप्लीट डिटेल को डिस्कस कर लेते हैं। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार एशिया के व्यक्तियों और संस्थाओं को उनके अपने क्षेत्र में विशेष रूप से उल्लेखनीय कार्य करने के लिए प्रदान किया जाता है। वर्ष 1957 में फिलीपींस के 7वें नंबर के राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की स्मृति में ये प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है और इस पुरस्कार को एशिया का नोबेल प्राइज कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले जो पहले भारतीय व्यक्ति हैं ये विनोबा भावे बने। 1958 में इनको दिया गया। ठीक है, और अभी इस साल 4 लोगों को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 4 लोगों में से एक कौन है? एक भारतीय हैं। ठीक है, और उनका नाम क्या है? डॉक्टर रवि कन्नन। ठीक है, ये भारत के हैं और कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं। दूसरे हैं बांग्लादेश के कौरबी रक्षंद और तीसरे हैं तिमोर लेस्ते देश के, इनका नाम है यूजेनियो लेमोस। और चौथी कहाँ की हैं? महिला हैं, फिलीपींस देश की, इनका नाम है मरियम कोरोनेल। ओके, तो इन 4 लोगों को रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया।
आपको भारतीय जो डॉक्टर रवि कन्नन आर हैं इनका नाम विशेष तौर से याद रखना है। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो इसी क्रम में एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ष 1959 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार वर्ष 2023 में किसे दिया गया? वर्ष 1959 का है लेकिन 2023 में दिया गया है, इसलिए और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किसको दिया गया? दलाई लामा के लिए, ठीक है। तो वर्ष 1959 में जो दलाई लामा है इनको रेमन मैग्सेसे अवार्ड प्रदान किए जाने की घोषणा हुई थी लेकिन दिया नहीं जा सका था, ठीक है। और पूरे 64 साल बाद इनको दिया गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, केंद्र सरकार की पीएम मित्र योजना इनमें से किससे संबंधित है? पीएम मित्र योजना किससे संबंधित है? कपड़ा उद्योग से संबंधित है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डिटेल की बात करें तो पीएम मित्र योजना की घोषणा करी गई थी अक्टूबर 2021 में, लेकिन इस हम बात करें कि इसकी शुरुआत या फिर इसको मंजूरी दी गई है 17 मार्च 2023 को। इसका उद्देश्य कपड़ा उद्योग में निवेश को बढ़ाना तथा विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा बनाए रखना है। जो पीएम मित्र टर्म है इसका फुल फॉर्म है पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपीरल, इसका फुल फॉर्म है। और इसी क्रम में पीएम मित्र योजना के तहत में पीएम मित्र पार्क स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार ने कितने राज्यों और या फिर शहरों का चयन किया है? तो दोस्तों पीएम मित्र पार्क स्थापित किए जाएंगे और इसके लिए 7 राज्यों के 7 शहरों का चयन किया गया है। डिटेल से हम समझ लेते हैं। तो 7 राज्यों के 7 शहर जहां पर पीएम मित्र योजना के तहत में पीएम मित्र पार्क स्थापित किए जाएंगे। एक तो उत्तर प्रदेश का लखनऊ है, मध्य प्रदेश का धार है और गुजरात का नवसारी है, महाराष्ट्र का अमरावती है, कर्नाटक का कलबुर्गी है, तेलंगाना का वारंगल है और तमिलनाडु का विरुधनगर है, ठीक है। ये 7 राज्यों के 7 शहर हैं जहां पर पीएम मित्र पार्क स्थापित किए जाएंगे। अब बताइए, हाल ही में उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया? उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया और इसका नया नाम रखा गया है शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन, ठीक है। और ये रेलवे स्टेशन कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर का ये रेलवे स्टेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की उच्च स्तरीय कमेटी ने 12वीं क्लास तक की सामाजिक विज्ञान की पुस्तकों में इंडिया शब्द की जगह पर किस नाम के इस्तेमाल करने का सुझाव दिया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत। इंडिया की जगह पर भारत शब्द करने का सुझाव दिया है। ओके, ये मुद्दा काफ़ी वायरल है, ठीक है। और आप लोगों को पता होगा कि देश के नाम की जो संवैधानिक स्थिति है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 है और इसकी पहली लाइन में लिखा है इंडिया यानी कि भारत राज्यों का एक संघ हुआ, यानी कि इंडिया दैट इज भारत, ठीक है। शैल बी यूनियन ऑफ द स्टेट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, पुराने संसद भवन को अब किस नाम से जाना जाएगा? जो पुराना संसद भवन है ना, इसको अब संविधान सदन के नाम से जाना जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम डिटेल की बात कर लेते हैं। जो पुराना संसद भवन है, ठीक है, तो इसकी नींव कब रखी गई थी? 1921 में और लॉर्ड इरविन ने 1927 में इसका उद्घाटन किया था, ठीक है। पुराने संसद भवन के वास्तुकार पूछे जाएं तो एडविन लुटियन और हर्बर्ट बेकर इसके वास्तुकार हैं। और नया संसद भवन जो बनकर तैयार हुआ है इसके बारे में भी जान लो। तो नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई 2023 को पीएम मोदी जी ने किया और नए संसद भवन की आधारशिला 10 दिसंबर 2020 को मोदी जी ने ही रखी थी, ठीक है। इसके मुख्य वास्तुकार विमल पटेल हैं और नए संसद भवन का निर्माण सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत किया गया। नए संसद भवन का जो निर्माण है ना, ये टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड कंपनी ने किया है। तो ये जो फैक्ट मैंने आपको बताए हैं, इन फैक्टों में से एक नंबर आपके क्वेश्चन में डेफिनेटली देखने के लिए मिलेगा। अब बताइए, चांद पर जिस जगह पर चंद्रयान 3 का लैंडर लैंड हुआ है उस स्थान को किस नाम से जाना जाएगा? तो चंद्रयान 3 का लैंडर जहां पर लैंड हुआ है उस स्थान को शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम सारे फैक्टों को समझ लेते हैं। तो चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद पीएम मोदी जी ने 3 बड़ी घोषणाएं कर दी। एक घोषणा करी है कि 23 अगस्त को चंद्रयान 3 के चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सफल लैंड होने के उपलक्ष्य में अब हर साल 23 अगस्त को क्या मनाया जाएगा? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस यानी कि नेशनल स्पेस डे, ठीक है। और दूसरी घोषणा है कि जिस जगह पर चंद्रयान 3 का लैंडर लैंड हुआ है उस जगह को किस नाम से जाना जाएगा? शिव शक्ति पॉइंट।
और तीसरी घोषणा करी है कि चंद्रयान 2 ने जिस जगह पर अपने पद चिन्ह छोड़े थे, चंद्रयान 2 ने जहां पर पद चिन्ह छोड़े थे उस स्थान को तिरंगा पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। तो ये 3 घोषणाएं आपको याद रखना है। अब बताओ ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर रहा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत 127वें स्थान पर रहा है। ठीक है, और जो विश्व आर्थिक मंच है इसके द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जारी किया गया और 146 देशों में से भारत 127वें स्थान पर रहा है। आइसलैंड टॉप पर रहा है, नॉर्वे दूसरे स्थान पर और फिनलैंड जो है ये तीसरे स्थान पर रहा है। बताओ वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 126वें स्थान पर। ठीक है, और इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा जारी किया गया वैश्विक शांति सूचकांक यानी कि ग्लोबल पीस इंडेक्स 163 देशों में से भारत 126वें स्थान पर रहा है। आइसलैंड पहले स्थान पर, डेनमार्क दूसरे पर, आयरलैंड तीसरे पर। और ग्लोबल पीस इंडेक्स की बात करें तो किसी देश में शांति के स्तर का आकलन किया जाता है इसमें। ठीक है, वहाँ पर कितनी हिंसा हुई है या फिर कितनी हिंसा होने का डर है, इसके आधार पर देशों को रैंकिंग दी जाती है। बताइए संघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया गया? तो अपने देश में SCO समिट 2023 का आयोजन किया गया है। ठीक है, डिटेल की बात करें कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है? 23वां, और आयोजन भारत की राजधानी नई दिल्ली में किया गया है। इसकी अध्यक्षता करी है PM मोदी जी ने और इसकी थीम रही है सुरक्षित SCO। ठीक है, और 2023-24 के लिए SCO की सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी कजाकिस्तान के अलमाटी को बनाया गया है। और इसी क्रम में अभी SCO का 9वां स्थायी सदस्य देश कौन सा बना है? फटाफट से बताइए। जो ईरान है ना, ये SCO का 9वां स्थायी सदस्य देश बना है। हम बात करें SCO की तो संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन फुल फॉर्म, स्थापना 2001 में, हेडक्वार्टर है चाइना के बीजिंग में और इसके स्थायी सदस्य देश कितने हो गए हैं? अब 9 हो गए हैं। ठीक है, चाइना, रूस, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, अपना देश भारत और पाकिस्तान 2017 में SCO के सदस्य देश बने और 2023 में ईरान जो है ये SCO का स्थायी सदस्य देश बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी अपने देश भारत के लिए दी गई है। ठीक है, हम बात करें क्वाड समूह की तो इसका उद्देश्य है हिंदी प्रशांत क्षेत्र को किसी बाहरी शक्ति के प्रभाव से मुक्त रखने के लिए नई रणनीति। ठीक है, क्वाड के 4 सदस्य देश हैं, भारत है, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। इसकी स्थापना 2017 में की गई थी और क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 जापान में हुआ है और 24 की मेजबानी कौन करेगा? अपना देश भारत मेजबानी करेगा। बताइए 42वां आसियान शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इंडोनेशिया में। ठीक है, और इंडोनेशिया के जकार्ता में आयोजन किया गया और इसकी अध्यक्षता किसने करी है? तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन है? जोको विडोडो ने इसकी अध्यक्षता करी है। बताइए 26वें यूथ फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटक के हुबली धारवाड़ में। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों यूथ फेस्टिवल की बात करें, इसका आयोजन कर्नाटक के हुबली धारवाड़ में किया गया। उद्घाटन किया है PM नरेंद्र मोदी जी ने और थीम है विकसित युवा विकसित भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा गीत विश्व का सबसे लंबा गीत बन गया है? मोस्ट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व का सबसे लंबा गीत बन गया है श्री रामचरितमानस। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों हम बात करें कि इस गीत को किसने अपनी आवाज दी है तो इनका नाम है जगदीश पिल्लई। क्या नाम है? जगदीश पिल्लई ने इस गीत को अपनी आवाज दी है। सबसे लंबा ये गीत बना है तो इसकी अवधि कितनी है? 138 घंटे और 41 मिनट 20 सेकंड इस गीत की अवधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोरखपुर का रिकॉर्ड तोड़कर दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म वाला रेलवे स्टेशन कौन सा बन गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी श्री सिद्धारूदास स्वामी जी रेलवे स्टेशन। और ये रेलवे स्टेशन कहां पर है? कर्नाटक जिले के हुबली जिले में ये स्थित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाल ही में VRO ने कहां पर दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण शुरू किया है? दुनिया की सबसे
ऊंची सड़क का निर्माण जो है ये कहाँ पर शुरू हुआ है? लद्दाख में शुरू हुआ है। कहाँ पर? लद्दाख में। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो लद्दाख के डेमचोक सेक्टर में दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण शुरू हो चुका है और ये रोड है ना 19,400 फीट ऊंचाई से होकर गुजरेगी और इस सड़क का नाम लुकरू मील ला फुचके रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने कुंवारों और विधुर के लिए पेंशन योजना शुरू की है? तो कुंवारों और विधुरों के लिए हरियाणा राज्य ने पेंशन योजना शुरू की है। यहाँ पर 40 साल से लगाकर 60 साल तक के जो कुंवारे और विधुर हैं, ठीक है, उनको 2750 रुपये प्रति माह पेंशन के रूप में दी जाएगी। और इसी क्रम में किस राज्य सरकार ने बुजुर्ग पेड़ों के लिए प्राण वायु देवता पेंशन योजना शुरू की है? जो बुजुर्ग पेड़ हो चुके हैं, ठीक है, उनके लिए ये योजना हरियाणा राज्य ने शुरू करी है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डिटेल से समझ लेते हैं। तो हरियाणा राज्य ने बुजुर्ग पेड़ों के लिए प्राण वायु देवता पेंशन योजना शुरू की है। इसी के साथ हरियाणा बुजुर्ग पेड़ों के लिए पेंशन योजना शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। ये जो योजना है 75 वर्ष या फिर उससे अधिक उम्र के जो पेड़ हो गए हैं उन पेड़ों के लिए है। और इस योजना के तहत राज्य के निवासियों को उनकी संपत्ति पर मौजूद बुजुर्ग पेड़ों के रख रखाव और देखभाल के लिए 2750 रुपये प्रति वर्ष दिए जाएंगे। यानी कि एक पेड़ के 2750 रुपये दिए जाएंगे। मतलब बहुत बड़ी बात है और ये काफ़ी अच्छी पहल है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन कहाँ पर बनाया गया जिसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी जी ने किया? तो दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन जो है ये गुजरात के सूरत में बनाया गया और उद्घाटन किसने किया? तो पीएम नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। अब बताओ, बिहार खादी हस्तशिल्प और हैंडलूम का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? मैथिली ठाकुर के लिए। मैथिली ठाकुर को कहीं ना कहीं आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा। ये प्रसिद्ध लोक गायिका हैं और उभरती हुई युवा कलाकार हैं। और इसी क्रम में भारत निर्वाचन आयोग ने प्रसिद्ध लोक गायिका मैथिली ठाकुर को किस राज्य का आइकन बनाया है? तो निर्वाचन आयोग ने इनको बिहार राज्य का आइकन बनाया है। नेक्स्ट, अभी मैंने निर्वाचन आयोग के नेशनल आइकन का नाम बताया था। फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईटी कंपनी इन्फोसिस के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो इन्फोसिस के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं ये राफेल नडाल बने। ठीक है, राफेल नडाल स्पेन के टेनिस खिलाड़ी हैं। ठीक है, तो राफेल नडाल इसके एम्बेसडर हैं और एगा स्विएटेक भी हैं। कौन? एगा स्विएटेक। ठीक है, तो एगा स्विएटेक की हम बात करें, ये कौन है? तो ये पोलैंड की महिला टेनिस खिलाड़ी हैं और ये दोनों ही इन्फोसिस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। लेकिन ऑप्शन में केवल राफेल नडाल है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नया सवेरा नामक योजना को किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के द्वारा। और नया सवेरा नामक योजना का उद्देश्य क्या है? तो अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग फ्री प्रदान करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। अब बताओ, केंद्र सरकार ने हाथों और औजारों से काम करने वाले कारीगरों और शिल्पकारों को कौशल प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता देने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? करेक्ट आंसर हो जाएगा पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, किस राज्य ने राज्यों की जेल का नाम बदलकर सुधार गृह कर दिया है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में जो जेलें हैं ना, इनका नाम क्या हो गया है? सुधार गृह। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वर्ष 2024 तक दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक वैदिक तारामंडल कहाँ पर बनाया जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों मायापुरी में। ठीक है, और पश्चिम बंगाल के कहाँ पर? पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में स्थित है मायापुरी। यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक वैदिक तारामंडल बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी क्रम में, दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स कहाँ पर बनाया जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला स्वदेशी विकसित ई ट्रैक्टर किसने लॉन्च किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। हम डिटेल की बात करें तो भारत का पहला स्वदेशी ई ट्रैक्टर, इसको नाम दिया गया है प्राइमा 8011। ठीक है, और इसको केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया है और इस ट्रैक्टर को सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग
रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि दुर्गापुर का एक इंस्टीट्यूट है, इसके द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर की पुलिस ने देश में पहली बार पुलिस ड्रोन यूनिट लॉन्च किया? तो देश में पहली बार पुलिस ड्रोन यूनिट जो है ये चेन्नई शहर की पुलिस ने लॉन्च किया। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम नेक्स्ट वन की बात करें तो भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र किस राज्य में खोला गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, तमिलनाडु राज्य में। और इसी क्रम में भारत का पहला ड्रोन स्कूल कहाँ पर खोला गया? तो भारत का पहला ड्रोन स्कूल जो है मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में खोला गया है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5G मामलों की जमीनी स्तर पर तैनाती करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बना है? करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश का विदिशा जिला। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली भारतीय कौन है जिन्हें सूरीनाम देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दी ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार मिला है? तो सूरीनाम देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पाने वाली पहली भारतीय बन गई हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बताइए रेलवे बोर्ड की पहली महिला चेयरमैन और सीईओ कौन बनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, जया वर्मा सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेल में बंद कैदियों के लिए जीवाला नामक ऋण योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो जेल में बंद कैदियों के लिए जीवाला नामक ऋण योजना को शुरू किया है महाराष्ट्र सरकार ने। ठीक है, इस योजना में क्या होगा? तो जो कैदी जेल में बंद हैं उनके लिए 50,000 रुपये तक का लोन दिया जाएगा। ठीक है, और जेल में बंद कैदियों के लिए लोन देने की योजना शुरू करने वाला महाराष्ट्र पहला राज्य बना है। ठीक है, कैदी इस लोन की राशि से क्या करेंगे? तो इस राशि से वो अपने वकील की फीस दे सकते हैं और अपने बाल बच्चों का, परिजनों का पालन पोषण कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अबुआ आवास योजना की घोषणा करी है? तो झारखंड के जो सीएम हैं हेमंत सोरेन, इन्होंने अबुआ आवास योजना की घोषणा करी है। इस योजना के तहत में ज़रूरतमंद लोगों के लिए 3 कमरों का घर दिया जाएगा। ठीक है, एक कमरा माता पिता का होगा, एक बहू बेटे का होगा और एक कमरा बाल बच्चों का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना को किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों झारखंड सरकार ने। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस योजना का उद्देश्य क्या है? मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना, तो इस योजना के तहत में जो आपके गांव हैं, ठीक है, तो गांव से जिला मुख्यालय तक के आवागमन के लिए केवल और केवल 1 रुपये का किराया लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 के 9वें संस्करण का आयोजन कहां पर किया जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वेस्ट इंडीज और अमेरिका दोनों देशों में। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये तो हमने 24 की बात करी, इससे पहले 22, क्योंकि हर 2 साल में होता है, तो 2022 वाला आपको पता होना चाहिए। 2022 वाले का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो ऑस्ट्रेलिया में आयोजन किया गया था। ठीक है, और जीता किसने था? तो जीता था इंग्लैंड ने। ठीक है, और इंग्लैंड ने किसको हराया था? पाकिस्तान को हराया था। कितने? 5 विकेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ओडिशा विधानसभा की पहली महिला स्पीकर कौन बनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, प्रेमिला मलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एक्ट्रेस को दादा साहब फाल्के अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, वाहिदा रहमान के लिए। और हम बात करें कि 2022 वाला दादा साहब फाल्के अवार्ड किसको दिया गया था? तो ये आशा पारेख के लिए दिया गया था। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत का 54वां टाइगर रिजर्व वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? याद रखना, भारत का 54वां टाइगर रिजर्व बना है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, और ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश राज्य में। तो डिटेल से समझ लेते हैं। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के सागर, दमोह और नरसिंहपुर 3 जिलों में फैला है, और ये मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व है। देश का ये 54वां टाइगर रिजर्व है। और अभी भारत का 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा बना था? रानीपुर टाइगर रिजर्व। किस राज्य का? उत्तर प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली बस किस शहर में संचालित हुई है? तो भारत में पहली बार ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली जो बस है ना, ये दिल्ली में संचालित की गई है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश की नौसेना के बीच में सिम्बेक्स द्विपक्षीय युद्ध अभ्यास हुआ है? तो सिम्बेक्स द्विपक्षीय अभ्यास जो है अपने देश भारत
और सिंगापुर की नौसेना के बीच में किया गया, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और आयोजन भी कहाँ पर किया गया है, सिंगापुर में ही आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस राज्य ने एक पंचायत एक खेल का मैदान योजना शुरू करी है, तो ये जो योजना है ये केरला राज्य ने शुरू करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को ने किस भारतीय शहर को संगीत का शहर यानी कि सिटी ऑफ म्यूजिक घोषित किया है, तो सिटी ऑफ म्यूजिक ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर को घोषित किया गया है। और इसी क्रम में अभी यूनेस्को ने भारत का पहला साहित्य शहर यानी कि सिटी ऑफ लिटरेचर किसे घोषित किया है, करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों केरला के कोझिकोड को, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल सरकार ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो सौरभ गांगुली पश्चिम बंगाल सरकार के नए ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य देश कौन सा बना है, करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी चिली देश। ठीक है, चिली के बारे में बात करें तो राजधानी है सैंटियागो, राष्ट्रपति हैं ग्रेबियल बोरेक और करेंसी है चिली पीसो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का नया महासर्वेक्षक किसे नियुक्त किया गया, करेक्ट आंसर हो जाएगा हितेश कुमार एस मकबाना के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों पंजाब ने। ठीक है, और डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, तो क्रिकेट खेल से इसका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल जियोग्राफिक सर्वेक्षण के अनुसार कौन सा राज्य 2024 में घूमने के लिए सबसे बढ़िया गंतव्य है यानी कि बेस्ट डेस्टिनेशन है, तो कौन सा राज्य है, सिक्किम जो है ये घूमने के लिए सबसे बेस्ट डेस्टिनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमानत पर रिहा किए गए आरोपियों के पैर में जीपीएस ट्रैकर लगाने वाली देश की पहली पुलिस कौन सी बनी है, तो जो आरोपी जमानत पर छोड़ दिए जाते हैं उनके पैर में जीपीएस ट्रैकर लगाने वाली देश की पहली पुलिस जम्मू कश्मीर पुलिस बनी है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के पूर्व क्रिकेटर मुथैया मुरलीधरन की बायोपिक 800 रिलीज हुई है, तो 800 ये मुथैया मुरलीधरन की बायोपिक है और ये किस देश के क्रिकेटर हैं, तो ये श्रीलंका के क्रिकेटर हैं, वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोध्या में कितने दिए जलाकर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया, तो कितने दिए जलाए गए हैं अयोध्या में 2024 में, तो दोस्तों 22 लाख दिए जलाए गए हैं। ठीक है, और एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। अच्छा, राम मंदिर का उद्घाटन कब किया जाना है, तो अभी 22 जनवरी 2024 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की प्रधानमंत्री शेख हसीना दुनिया की सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली महिला प्रमुख बन गई हैं, तो शेख हसीना ये कहाँ की प्रधानमंत्री हैं, तो ये बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं और ये दुनिया की सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली महिला प्रमुख बन गई हैं। ठीक है, बांग्लादेश की बात करें तो ये एशिया महाद्वीप में स्थित है, राजधानी यहाँ की ढाका है, करेंसी टका है और यहाँ की पीएम कौन है जो कि सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली महिला प्रमुख बन गई, इनका नाम है शेख हसीना वाजेद। और बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं शहाबुद्दीन चुप्पू, ये इसी साल बने हैं। कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं, तो ये 22वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। अब बताओ, हाल ही में किस बैंक को चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया, तो आरबीआई बैंक के लिए सम्मानित किया गया यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए। ठीक है, और इसी क्रम में सेंट्रल बैंकिंग पब्लिकेशन के द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो शक्तिकांत दास के लिए सम्मानित किया गया। और शक्तिकांत दास ये आरबीआई के वर्तमान गवर्नर हैं। शक्तिकांत दास आरबीआई के 25वें नंबर के गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 40वें स्थान पर। ठीक है, तो वैश्विक नवाचार सूचकांक की बात करें तो ये विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा जारी किया गया। टोटल 132 देशों को जगह दी गई है और 132 देशों में से अपना देश भारत 40वें स्थान पर है, स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर, स्वीडन दूसरे स्थान पर और यूएसए जो है ये तीसरे स्थान पर है और भारत कौन से स्थान पर है, 40वें स्थान पर। बताइए, भारतीय मूल की किस वैज्ञानिक को जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में कार्य करने के लिए स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सबसे पहले स्पिनोजा हम पुरस्कार की बात करें, ये नीदरलैंड का
सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार है, ठीक है। और भारतीय मूल की वैज्ञानिक जोएता गुप्ता के लिए दिया गया, ठीक है। तो जो जोएता गुप्ता हैं ये भारतीय मूल की डच पर्यावरण वैज्ञानिक हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, बीसीसीआई ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच किसे नियुक्त किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों अमोल मजूमदार के लिए, ठीक है। अमोल मजूमदार जो हैं ये पूर्व क्रिकेटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की अदालत ने भारत के 8 पूर्व नौसेना अधिकारियों को मौत की सजा सुनाई है? भारत के 8 पूर्व नौसेना अधिकारी हैं और इनके लिए कतर देश की अदालत ने मौत की सजा सुनाई है। और कतर की अदालत ने किस आरोप में इनको ये सजा सुनाई है? तो जासूसी करने के आरोप में, ठीक है। ऐसा इन पर आरोप लगा कि ये जासूसी कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व एथलेटिक्स ने वर्ष 2023 के लिए एथलीट ऑफ द ईयर के लिए किसे नामित किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा के लिए। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बताइए, भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड यानी कि भेल के निदेशक के रूप में किससे नियुक्त किया गया? तो भेल की जो न्यू डायरेक्टर हैं ये बन गई हैं वाणी वर्मा। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डिटेल से क्वेश्चन को समझ लेते हैं। भेल इसका फुल फॉर्म भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड और भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की इंजीनियरिंग व विनिर्माण क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी है। इसकी स्थापना 1964 में हुई थी और हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। एक डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि भेल की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई थी? कई बार पूछा गया है। तो ब्रिटेन देश के सहयोग से भेल की स्थापना हुई थी 1964 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिव्यांगजनों के लिए देश का पहला हाईटेक खेल प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थापित हुआ है? करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और इसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी जी ने किया है 2 अक्टूबर को और इसका नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ीसा का नया राज्यपाल किसे बनाया गया? तो रघुवर दास के लिए उड़ीसा का नया गवर्नर बनाया गया है। और इसी क्रम में अभी त्रिपुरा के नए गवर्नर बने हैं। त्रिपुरा के नए गवर्नर बने हैं इंद्र सेना रेड्डी नल्लू। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 72वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2023 का खिताब किसने जीता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सेनिस पलासियोस ने। और ये कहाँ की हैं? ये निकारागुआ देश की हैं। हम डिटेल से क्वेश्चन को समझ लेते हैं। मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2023 कौन सा संस्करण है? 72वां। आयोजन किया गया अल सल्वाडोर देश में, ठीक है। और दोस्तों याद रखना, इस प्रतियोगिता में भारत की तरफ से श्वेता शारदा ने भाग लिया। श्वेता शारदा चंडीगढ़ की हैं और इस प्रतियोगिता में पहली बार पाकिस्तान देश ने भी डेब्यू किया। और इस प्रतियोगिता में दुनिया भर की 86 सुंदरियों ने भाग लिया। और इससे पहले हम बात करें कि 71वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता किसने जीती थी 2022 वाली? तो अमेरिका की आर बोनी ग्रेबियल ने। और इससे पहले 70वीं भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये प्रतियोगिता 2021 में अपने देश की बेटी हरनाज कौर संधू ने जीती थी। तो दोस्तों यहाँ पर हमने करंट अफेयर्स के 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया। सबसे पहले तो आप अपना स्कोर कमेंट कीजिए कि आपने 100 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन के सही आंसर दिए। और इसी प्रकार से यदि आप करंट अफेयर्स के 5000 से ज़्यादा डिटेल क्वेश्चन को पढ़ना चाहते हैं बिल्कुल आसान भाषा में, 5000 से ज़्यादा, ठीक है, टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं, मंथली करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं और करंट अफेयर्स में फुल स्कोर करना चाहते हैं तो हमारी करंट अफेयर्स की अपडेट ई बुक को आप ज़रूर परचेस कर लीजिए। बच्चे बोल रहे थे कि सर हर महीने अपडेट, तो एक प्लान है मेंबरशिप का 149 का। यदि आप इस प्लान को लेते हैं डायरेक्टली आप हमें फ़ोन पे कर सकते हैं। 149 आपको 1 साल तक हर महीने की 5 तारीख को करंट अफेयर्स की अपडेट ई बुक सेंड की जाएगी, ठीक है। 1 महीने की आपको परचेस करना है तो 69 की है। और इसी क्रम में हमारी स्टैटिक जीके की रामायण ई बुक लॉन्च हो गई है, साइंस की ई बुक लॉन्च हो गई है। इन सभी ई बुक का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं बार बार बोलता हूँ कि पूरे यूट्यूब की सबसे बेस्ट ई बुक हैं। एक बार आप अपने बहादुर सर पर विश्वास करके इन ई बुक को परचेस करके देखें, आप भी कहेंगे वाह सर क्या मेहनत करके आपने बेस्ट कंटेंट को तैयार किया है। अंतिम क्वेश्चन हमेशा की तरह चैलेंजिंग क्वेश्चन होता है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके देना है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत की रैंकिंग क्या रही है, ठीक है। तो भारत की रैंकिंग बताना है। टॉप पर कौन सा देश है
ये आपको बताना है, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। यदि कोई फीडबैक देना चाहते हैं, कोई कमी हो, कुछ सुधार की ज़रूरत है, तो आप वो भी हमें बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में, भाई बहनों के साथ में, आपके व्हाट्सएप टेलीग्राम पर स्टडी से रिलेटेड जितने भी ग्रुप हो ना, सभी ग्रुपों में शेयर कीजिए। नए छात्रों से, स्टूडेंट से यही कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन जरूर दबा लो, ताकि जब भी मैं नया और लेटेस्ट वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख सकें। करंट अफेयर्स की मैराथन क्लास का ऑलरेडी देखिए, करंट अफेयर्स की जो मैराथन है ना, एक तो हमने एमसीक्यू बनाए हैं, ठीक है। एमसीक्यू 650 क्वेश्चन का बनाया है, और एक 1300 क्वेश्चन का वन लाइनर करंट अफेयर्स हमने बनाया है, ठीक है। तो दोनों आप जरूर देखें। मैराथन काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है। आप लिखें करंट अफेयर्स 2023 मैराथन वाई फ्री एजुकेशन, तो सबसे ऊपर ही आपको वीडियो दिख जाएगा हमारा, ओके। तो अभी स्क्रीन पर 3 वीडियो दिख रहे होंगे, इनको ज़रूर देख लें। थैंक यू दोस्तों, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।